हेलो यूट्यूब बच्चों लोग, कैसे हैं आप। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से आपके आगे केमिस्ट्री के टॉपिक को लेके आई हूँ पार्ट सेकेंड में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था। डाल्टन ने क्या बताया था। डाल्टन ने एक चीज बताई थी कि जितना भी मैटर है, जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी एलिमेंट, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी एटम से मिलकर के बनी। और एटम क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको इंडिविजुअली, जिसको हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑल मैटर मेड ऑफ एटम, ऑल मैटर made by very any particles, है ना। और जिसे आप क्या कह सकते हैं? वेरी टेनी पार्टिकल, जिसे आप क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि एटम आर इंडिविजुअल, मतलब एटम इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है। वी कैन नॉट बी सीन, हम उसे नहीं देख सकते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है? वो सेकंड में एटम आर वेरी, ठीक है, तो लिखिए एटम आर इंडिविजुअल। एटम आर इंडिविजुअल, वो भाई इंडिविजुअल है। वी कैन नॉट, उसे वी कैन नॉट क्रिएट, नो वी कैन नॉट क्रिएट, ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, भाई उसे क्रिएटेड नहीं किया जा सकता, और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना ही उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही उन्हें क्या करा जा सकता है? उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्योंकि भाई एटम ही कितना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसी वजह से तो कि ना ही उन्हें हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर क्या कहा? एटम ऑफ, जो भी एटम है, जो भी मतलब कि जिसे हिंदी में हम लोग परमाणु बोलते हैं, एटम जो होता है, तो उसका एक और सिस्टम है कि जैसे जब हम उसको मेजर करते हैं या एलिमेंट में, भाई जब एटम मिलकर के एलिमेंट बनाता है, और वो एलिमेंट जो होता है उससे हम उसके मास को बता सकते हैं, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। तो लिखिए एटम ऑफ identical element mass and chemical atom of identical element properties, एटम ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के मास को बता सकता है। एटम मतलब कि कितना उसका मास, एटॉमिक एलिमेंट है भाई, उसका मास होता है सभी एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट आपको पता है एटम से मिलके बनते हैं, और उस एलिमेंट का मास बता सकता है, और उसी की मास के अकॉर्डिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बता सकता है। ठीक है, फोर्थ लिखिए, देखिए और एटम क्या होता है। एटम जो होता है, और मैं उन्होंने क्या भाई, पहली चीज तो उन्होंने ये बताई कि वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। दूसरी चीज ये बताई कि वो मतलब कि इंडिविजुअल होता है, उसे आप अपने ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि एटम जो है वो आइडेंटिटी, ठीक। फिर उन्होंने क्या कहा? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भाई देखिए डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास, डिफरेंट वो होती है। एटम ऑफ डिफरेंट
different element mass and different chemical properties। उन्होंने ये भी चीज बताई, उन्होंने कहा कि जितने भी एटम होते हैं तो वो जैसे जिस एलिमेंट एटम मिलकर एलिमेंट बनाया, और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनके मासेस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, वो सारी चीजें अलग होती हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए, ये जो मेन जो 4-5 पॉइंट डाल्टन ने एक एटम के बारे में बोला, तो यही बोला उन्होंने। पहले बताया आपको कि जो एटम है वो जो मैटर है, मैटर जब बनता है तो वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनता है जिसे आप एटम कहते हैं। फिर बताया कि वो जो एटम है उसका जो मास होता है, और मतलब कि एटम है जो कि उसका जो मास होता है और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो आइडेंटिकल करती है एलिमेंट। भाई एलिमेंट बना तो हर एक एलिमेंट का मास अलग होता है, हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। फिर बताते हैं एटम आर इंडिविजुअल, वो स्वतंत्र है और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, भाई ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय खत्म कर सकते हैं कभी एटम को, ना ही हम एटम को बना सकते हैं, है ना। क्यों नहीं बना सकते भाई? देखिए एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। देखिए एटम क्या होता है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का 1 मास है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 1 होता है एटॉमिक नंबर। अब इस 1 एटॉमिक नंबर में समझिए इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज मिली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम है, इसी तरीके से सभी एलिमेंट है, ठीक है। और फिर आगे मैंने क्या बताया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट मास होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक, समझ में आया ना डाल्टन ने क्या क्या बताया? तो डाल्टन ने यही चीजें एटॉमिक नंबर के एटम के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी आपसे एटम के बारे में कि एटम क्या है और किस तरीके से आप उसे और कहते हो। देखिए एटम जो है, एटम वो स्मॉल, देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि मतलब कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे एलिमेंट बनता है। एलिमेंट जब बन जाता है या कोई मैटर बन जाता है तो वही सारी चीजें हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। हम एक चीज कह सकते हैं एटम के बारे में, पता है आपको, जब एटम को मेजर किया जाता है तो वो नैनोमीटर में किया जाता है। एटम जब उसको मेजरमेंट किया जाता है इसमें 1 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, होता है कि नहीं? ये यूनिट अगर हम उसको, तो हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, according to modern atomic theory, atom is very small particles which take smart particle of an एलिमेंट। किसका स्मॉल पार्टिकल होता है? एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो कि विच कैन टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन का छोटा पार्ट है, जो मतलब कि वो छोटा पार्ट है जो कि एक एलिमेंट के रूप में आता है और केमिकल रिएक्शन में वो भाग ले सकता है। फिर क्या कहते हैं, एटम आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं एटम के बारे में, एटम्स आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। एटम्स आर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वी कैन नॉट सी, आप इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। अगर आंखों से नहीं देख सकते तो कैसे देखेंगे, तब फिर आप इसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और एक एटम बराबर आप लिख सकते हैं, अगर एक आपको यहाँ पे लिखा जाए कि एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का जो मेजरमेंटिंग होती है, अगर एक एटम को आप मेजर करिए तो किसमें मेजर करेंगे, नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है कि नहीं। चलिए हम आपको भी कुछ एटम्स के बारे में और बताएंगे, नोट कर लीजिए भाई, वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो मतलब कि आपको कुछ एटम की रेडियस बताऊंगी, जिसमें भाई एटम की रेडियस, एटम को कैसे नापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। आपको मैं बताऊं कि नंबर 1, एटम की जो सबसे छोटी रेडियस होती है, सबसे छोटी रेडियस मतलब कि जहां से एटम शुरू होता है, जो सबसे छोटी रेडियस होती है उसको नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अगर देखा जाए, ये आपको लर्न होनी चाहिए, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन हो गया। फिर आया आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब H2O, वाटर, या ऐसे डायरेक्ट ले लीजिए H2O, रेडियस ऑफ H2O। H2O की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -9, है ना। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए रेडियस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन की रेडियस कितनी होती है, 10 की पावर -8। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी रेडियस आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्या पता, हाँ आंट तो आपने देखी होगी, उसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ अगर हम आपसे रेडियस ऑफ आंट बोले तो क्या होती है, 10 की पावर -2 होती है कि नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी, जैसे एक फ्रूट होता है वाटरमेलन, उसकी रेडियस क्या होती है, उसके मतलब उसकी रेडियस क्या मतलब उसके एटम की रेडियस ऑफ वाटरमेलन अगर हम देखें तो उसकी रेडियस क्या होती है, 10 की पावर -1। ये सब मीटर में होती है कि नहीं। तो ये रेडियस बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप देखिए कि एटम को कितने छोटे से मेजर कर सकते हैं, एटम को कहाँ से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जिसे जो नोट करना है नोट कर ले, ठीक है। तरफ करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इतने सारे तो पीरियोडिक में एलिमेंट्स होते हैं, कुछ के बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। आपको पता है हम यहाँ पे कह सकते हैं एटम एग्जिस्टेंस, ठीक है, एटम एग्जिस्टेंस। ठीक है, ठीक, एटम एग्जिस्टेंस समझिए। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव बहुत होते हैं कि नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव नहीं। वैसे तो ज्यादातर एटम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एटम्स आर ऑफ मोस्ट, ज्यादातर एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द, भाई जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ द एलिमेंट के, ऑफ द एलिमेंट reactive, of the element are very reactive, or the element are very
रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्शन कर लेते हैं। एंड अब जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो एंड डज नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। इसीलिए आप हमको मतलब इस तरीके से फ्री स्टेट में घूमते हुए नहीं मिलते हैं। या आप कह सकते हैं डज नॉट प्रेजेंट इन एग्जिस्ट, या डज नॉट प्रेजेंट या डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब एटम जो होते हैं वो हमको डज नॉट एग्जिस्ट लिख लीजिए तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम जो होते हैं, ज्यादातर एटम कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख करके, इसको ऐसे करके, ज्यादातर आइटम कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, ये अपने अपनी जगह पे होते हैं। और लेकिन ओनली अब ये नहीं पाए जाते हैं तो क्या फिर और जो ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं वो तो नहीं पाए जाते, लेकिन वो कौन से एलिमेंट हैं जो नहीं मतलब कि अनरिएक्टिव होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओनली द नोबल गैसेस। जैसे आपने जीरो ग्रुप के साइड देखा होगा ना, यहाँ पे हीलियम होता है कि नहीं, यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ पे नियॉन होता है, यहाँ पे क्रिप्टॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, सारे होते हैं कि नहीं। तो ओनली द नोबल गैसेस, ओनली द नोबल गैसेस, ये सारी आपकी क्या है, नोबल गैसेस है। तो इनका क्या ये फंडा है कि मतलब ये जो होती हैं ये फ्री स्टेट में अनरिएक्टिव होती है। मतलब कि ये जो होती है ये भाई इसीलिए जीरो ग्रुप में होती हैं। अनरिएक्टिव क्यों होती है, क्योंकि देखिए जब इनका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो जिनका आउटर, जैसे कि अगर हमको देखा जाए, हमने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मेरा साइड में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। नियॉन है, नियॉन आपका 10 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होता है। देखिए लास्ट ऑर्बिट फिल है तो मतलब ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, इसीलिए ये नॉर्मल गैस के रूप में बोले जाते हैं। ये अनरिएक्टिव, ओनली द नॉर्मल गैसेस दिस आर अनरिएक्टिव। कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। और अनरिएक्टिव होने की वजह से हम ये कह सकते हैं दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये किसमें मिलते हैं, हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं। सिर्फ यही होता है, वो भी सिंगल एलिमेंट, फ्री स्टेट ऑफ सिंगल एलिमेंट, ये भी कह सकते हैं सिंगल एलिमेंट। मतलब कि ये भी हमको फ्री स्टेट में कैसे मिलते हैं, सिंगल एलिमेंट के रूप में मिलते हैं। ये तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये हमको नहीं मिलते ऐसे, ये हमें जब भी मिले चार्ज के रूप में। और बाकी ये देखिए सिंगल एलिमेंट होते हैं जो कि मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। एटम, देखिए एटम तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया, कैसे आया, कितने एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल इसके क्या होते हैं, एटम एग्जिस्टेंस कैसे करता है, कहाँ पे होता है ना, ये सारी चीजें, कैसे इसकी रेडियस होती है, सबसे छोटी रेडियस कैसी होती है, हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वो सबसे छोटी रेडियस मानी गई है एटम में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपको पता है जब दो या दो से ज्यादा, ठीक, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ, आप देखिए आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, अ मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, एंड एलिमेंट भी हो सकता है, टू या मोर मॉलिक्यूल्स नहीं, हाँ, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, लिखिए ऑफ टू और मोर एटम, है ना। दो या दो से अधिक एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दैट भी, तो भी क्या चीज बना देंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट भी केमिकल, और कैसे मतलब मिलते हैं, दैट भी बॉन्डेड इन केमिकल बॉन्ड, मतलब कि दैट भी बॉन्ड, दैट आर बॉन्डेड, वो जुड़ते हैं, किससे कैसे जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की वजह
वजह से, केमिकल बॉन्ड की वजह से, तो हम लिख सकते हैं दैट आर बॉन्डेड, दैट आर केमिकल बॉन्डेड, बॉन्डेड है ना। तो वो कैसे बॉन्डेड होते हैं? केमिकल बॉन्डेड होते हैं टुगेदर, है ना। तो आप कह सकते हैं अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड मतलब जब दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं कि नहीं कि ये मॉलिक्यूल है। देखिए मॉलिक्यूल्स, अब क्या होता है यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है, जैसे सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स अगर आप देखा जाए बॉन्डेड हुआ है सबसे, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। मतलब कि जैसे कि आप जैसे H2O ले लीजिए, H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द, मतलब कि जो H2O है, H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वाटर। आप लिख सकते हैं भाई H2O क्या है, तो आप लिख सकते हैं H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। वाटर का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच कैन बी शो, वो शो करता है, वो प्रदर्शित करता है ऑल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स, वाटर्स की सभी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ये इसका एक एग्जांपल भी है, which can show all properties of the water, है ना। वाटर की सभी प्रॉपर्टीज वो शो करता है। अब बात यहाँ पे आती है, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना बताने जा रही हूँ, रफ करें, वेरी गुड। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मॉलिक्यूल्स की बात हो गई कि भाई दो या दो से अधिक एटम को जब आपस में हम बॉन्ड करते हैं एक केमिकली फॉर्म में, तो वो मॉलिक्यूल्स बनता है। और जैसे कि आपको एक एग्जांपल भी दिया, देखिए अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड होता है। क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया है कि जैसे मैंने बोला कि बताइए H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। क्या निकालिए? मॉलिक्यूलर मास निकालिए। किसका? H2O का। बहुत इजी है। देखिए आपको ये तो पता है कि H का, यहाँ पे देखिए जब आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें ये H का मास दिया होगा या O का मास आपको दिया होगा, तो मास करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे बहुत अच्छे से, मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1, है ना। अब दूसरा एलिमेंट क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू कितना होता है? 16 होता है। अब मॉलिक्यूलर मास बहुत इजी होता है भाई, बहुत इजी। मॉलिक्यूलर तो यहां पे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो कैसे निकला? आपने मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखिए H2O, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। देखिए सामने से दिख रहा है ना, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई मास कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है, 16 लिख दीजिए। मास ही ऑक्सीजन का 16 होता है। नहीं बेटा, मास लर्न करने की जरूरत नहीं है। मास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, प्रैक्टिस करते करते हायर क्लासेस में ये सब लर्न हो जाता है, ठीक है ना। 2 1 2 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना हो गया? 18 ग्राम। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए कितना इजी है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि ठीक आपको हम कहते हैं यहाँ पे H2SO4, है ना। सल्फर ये तो पढ़ा होगा ना, क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ये एक एसिड होता है ना, होता नहीं?
चलिए अब मैं यहाँ पे H2SO4 का मास निकालती हूँ। तो सबसे पहले देखिए बहुत इजी है, मास ऑफ क्या लिख लीजिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। ये सब ग्राम लगाते रहिए क्योंकि जितना भी मास होता है वो ग्राम में। फिर क्या होता है, मास ऑफ सल्फर, भाई सल्फर आ रहा है, सल्फर का मास क्या होता है, सल्फर का मास 32 होता है। मैं फिर बोल रही हूँ मास लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, मास ऑफ, यस आप लोग तो सीख जाते हो, मास ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड 16। अभी देखिए 3 एलिमेंट यूज हुए, तीनों के मास हमने यहाँ पे लिख लिया है, ग्राम में लिख लिया है कि नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते, चलिए इसको रफ करिए थोड़ा सा। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अब इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, मॉलिक्यूलर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इक्वल्स टू, अब देखिए हाइड्रोजन यूज हुआ, हाइड्रोजन कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 लिख लीजिए, इनटू मास कितना है 1, फिर प्लस लगाइए। दूसरा एलिमेंट क्या ऐड हुआ है, सल्फर का मास कितना है 32, सल्फर यूज कितना हुआ 1 ही सल्फर, वेरी गुड 32, फिर करिए प्लस, फिर मास ऑफ किसका है, सल्फर का मास ऑफ ऑक्सीजन कितने यूज हुए, देखिए आप लोग खुद देखिए, है ना, कंसंट्रेट H2SO4 जिसे हिंदी में सांस सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू भाई ऑक्सीजन 4 यूज है, 4 इंटू 32। अब जैसे अकॉर्डिंग टू व्हाट मास हम इसे करते हैं उसे कर लीजिए, 2 1 2 32 और 32 को 4 बार मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं भी आप लोग कोई गड़बड़ ना करें, है ना, जिसमें छोटा से छोटा बच्चा भी इसे सीख सके कैसा है। अभी सबके बीच में एडिशन है, आपको पता है एडिशन का मतलब क्या होता है, सारी चीजों का सम, जैसे मेरा और आपका एडिशन होता है कि नहीं स्टडी में, यस। अब देखिए सब बिल्कुल जैसे बेसिक से बिल्कुल, देखिए ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत ही, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। 8 to 10 to 12, 1 कैरी, 3 to 5 1 6 1, कितना मास निकल आया 162 ग्राम निकल आया कि नहीं। देखिए बिल्कुल, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रही हूँ जिसको आपको खुद करके कमेंट करना है, और मेरा भरोसा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे, विश्वास भी है आप पे कि आप इस होमवर्क को भी करेंगे और आप मेरे और अपनी केमिस्ट्री की जो रिश्ते को है वो आगे बढ़ाते रहेंगे, और बहुत ढेर सारा प्यार भी हमको देते रहेंगे। देखिए होमवर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि पता क्या, आपने ये तो सुना होगा ना कि अगर होमवर्क ना मिले तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, है ना। होमवर्क करेंगे, आपको डाउट आएंगे तभी तो आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।